नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े डेटा कलेक्शन अभियान की, यानी जनगणना 2027 की। अब देखिए, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि हमारे देश के भविष्य का एक तरह से नक्शा है। तो चलिए आज इसे अच्छे से समझते हैं कि ये क्या है, कैसे होगी और ये हम सभी के लिए इतनी जरूरी क्यों है। हमारी जनगणना, हमारा विकास, ये लाइन इस पूरी प्रक्रिया के मकसद को एक बार में बता देती है। जरा सोचिए, ये पूरे देश का एक बहुत बड़ा स्नैपशॉट लेने जैसा है। एक ऐसी तस्वीर जो बताती है कि हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं और एक देश के तौर पर हमें आगे बढ़ने के लिए किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये जनगणना या सेंसस होती क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो जनगणना एक सरकारी गिनती है, लेकिन ये सिर्फ लोगों को गिनने से कहीं ज़्यादा है। इसमें हर एक इंसान की उम्र, लिंग से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई और काम धंधे तक की जानकारी इकट्ठा की जाती है। और सबसे खास बात यह है कि ये जानकारी गांव और वार्ड के लेवल तक जुटाई जाती है, जो इसे एक बहुत ही पावरफुल टूल बना देती है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है, ये तो समझ आता है, पर सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है। मतलब इतने बड़े राष्ट्रीय अभियान से हम जैसे आम नागरिकों को सीधे सीधे क्या फायदा होता है? इसका सीधा असर हमारी रोज की जिंदगी पर पड़ता है। इन्हीं आंकड़ों से सरकार ये तय करती है कि कहाँ नए स्कूल या अस्पताल बनाने की जरूरत है। सरकारी योजनाएं जैसे कि राशन या पेंशन सही लोगों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं, इसका पता भी इसी डेटा से चलता है। इतना ही नहीं, किसी चुनाव क्षेत्र में कितने सांसद या विधायक होंगे, इसका फैसला भी जनगणना के आंकड़ों पर ही टिका होता है। तो आप समझिए कि ये डेटा संसाधनों के सही बंटवारे से लेकर बिजनेस प्लानिंग तक हर चीज की रीढ़ की हड्डी है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इस प्रोसेस में असल में कौन सी जानकारी मांगी जाएगी। ये जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहले हिस्से को कहते हैं मकान सूचीकरण। इसमें जनगणना कर्मचारी घर की हालत, पीने का पानी, टॉयलेट और बिजली जैसी सुविधाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर आता है दूसरा और मुख्य हिस्सा, जिसे कहते हैं जनसंख्या गणना। इसमें परिवार के हर सदस्य के बारे में जानकारी ली जाती है, जैसे नाम, उम्र, पढ़ाई लिखाई और वो क्या काम करते हैं। अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या पूछा जाएगा, तो आइए ये भी समझ लें कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करेगी। ये तारीखें जरा ध्यान में रखने वाली हैं। पहला चरण यानी मकानों की गिनती का काम अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा और फिर जो मुख्य जनसंख्या गणना है वो फरवरी 2027 में की जाएगी। इस बार गिनती के लिए 2 तरीके होंगे। पहला तो पारंपरिक तरीका है, जिसमें एक जनगणना कर्मचारी, जिसे प्रगणक कहते हैं, आपके घर आएगा और एक मोबाइल ऐप पर सारी जानकारी दर्ज करेगा। और दूसरा एक नया ऑप्शन है स्वगणना का। इसमें आप खुद एक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी भर सकते हैं, जिसके बाद प्रगणक सिर्फ उसे वेरीफाई करने के लिए आएगा। ये एक ऐसा काम है जो हम सबके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो इसमें हमारी भूमिका क्या है और हमारे अधिकार क्या हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या इसमें हिस्सा लेना जरूरी है? इसका जवाब एकदम सीधा है, हाँ बिल्कुल। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत देश के हर नागरिक के लिए सही जानकारी देना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। और शायद इससे भी बड़ा और जरूरी सवाल, प्राइवेसी का। जो भी जानकारी हम देंगे, क्या वो सुरक्षित रहेगी? जी हाँ, 100%। कानून इस बात की पूरी गारंटी देता है। किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे कि नाम या पता कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। सरकार सिर्फ सामूहिक आंकड़े जारी करती है, जैसे किसी इलाके में कितने लोग रहते हैं या उनकी औसत उम्र क्या है। इन आंकड़ों से किसी एक व्यक्ति की पहचान करना नामुमकिन है। तो फिर ये सवाल भी उठता है कि अगर कोई इसमें सहयोग न करे या मान लीजिए जानबूझकर गलत जानकारी दे दे, तो क्या होगा? कानून के मुताबिक अगर कोई सहयोग करने से मना करता है या गलत जानकारी देता है, तो उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए सही और सटीक जानकारी देना हम सभी के हित में है। तो आखिर में जनगणना सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करना नहीं है, ये हमारे देश की कहानी लिखने जैसा है और हर एक व्यक्ति उस कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब हम जनगणना में भाग लेते हैं तो हम ये पक्का करते हैं कि वो कहानी सही हो, पूरी हो। तो सोचिए, भारत की इस कहानी को लिखने में आपका क्या योगदान होगा?